नमस्कार। डीजीएनए न्यूज़ के खास कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। शिक्षा जगत में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति का आगाज हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा परिसरों में आतंक का साया भी है। हाल ही में जिस तरह से एक प्राचार्य को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, कुछ ही दिन पहले जिस तरह से एक शिक्षा संस्थान में डीन एकेडमिक्स के साथ मारपीट हुई, शिक्षा परिसरों में जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, हड़ताल हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं शिक्षा जगत पर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे अनेक महाविद्यालय हैं और उनमें से एक है जैन दिवाकर महाविद्यालय, जहां शिक्षा परिसर संपूर्ण अनुशासन, शांति और शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं के साथ काम कर रहा है। शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं के साथ, शैक्षणिक संकल्पों के साथ, शैक्षणिक अनुशासन के साथ काम करने वाले जैन दिवाकर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अपूर्व त्रिवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर त्रिवेदी पिछले 25 वर्षों से शिक्षा जगत में सक्रिय हैं, प्राध्यापक रहे हैं, कई सालों से वो प्राचार्य हैं, अन्य महाविद्यालयों के भी प्राचार्य रहे हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, फिजिक्स में उन्होंने पीएचडी की है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को प्रबंधन की ओर, मैनेजमेंट साइड की ओर टर्न करते हुए आजकल वो प्रबंधन की तरफ काम कर रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर अपूर्व त्रिवेदी। मैं सबसे पहले तो आपसे वर्तमान जो परिदृश्य है, जिसका 2 घटनाओं का मैंने जिक्र किया, एक फार्मेसी कॉलेज की प्राचार्य विमुक्ता शर्मा को जिस तरह से उन्हीं के विद्यार्थी ने पेट्रोल डालकर जला दिया, और एक सेज यूनिवर्सिटी के डीन एकेडमिक्स संजीव अग्रवाल साहब के साथ जिस तरह से बाहरी 2 गुंडों ने मारपीट की तो मुझे बताइए कि महाविद्यालय का जो वर्तमान शैक्षणिक महाविद्यालय का जो माहौल है उसको शैक्षणिक स्तर से भी मैं समझना चाहूँगा और प्रशासनिक एंगल से भी मैं समझना चाहूँगा। जी बिल्कुल, आपने जो 2 घटनाओं का जिक्र किया है, निश्चित रूप से वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्राचार्य को उसी के महाविद्यालय में इस कदर उन पर हमला हुआ कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, ये बिल्कुल कल्पना से परे बात हुई। ऐसा मैंने अपने 25 वर्ष के कैरियर में ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ, और इस हद तक कि जो है प्राचार्य पर हमला हुआ और कॉलेज कुछ कर नहीं पाया, ये एक निश्चित रूप से बहुत गंभीर बात है। इसको केवल एक खबर के रूप में अखबारों में पढ़ के ये भूल जाने वाली बात नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम आगे क्या हो सकते हैं और क्या भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसके बारे में भी सरकार को और वे तमाम लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको इसके ऊपर गंभीर विचार करना चाहिए। मैं एक बात ये भी समझना चाहता हूँ आपसे, अभी आपने इस बारे में तो प्रशासनिक एंगल भी बताया, लेकिन मैं एक बार ये समझना चाहता हूँ कि जब बच्चा कॉलेज में नया आता है तो किन कोर्सेज की तरफ उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, रुचि ज़्यादा रहती है, और वो कौन से कोर्स में ज़्यादा अपना अभिरुचि दिखाता है? जी, आजकल वैसे विद्यार्थियों की रुचि जो मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से, विज्ञान के विषयों के प्रति विद्यार्थी की रुचि कम हो गई है, और ज़्यादा करके स्टूडेंट्स जो हैं मैनेजमेंट, कंप्यूटर और कॉमर्स विषय को ही चुनते हैं। इसके पीछे शायद एक कारण ये हो सकता है कि साइंस में शायद उनको अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होती है, और आजकल का विद्यार्थी रिजल्ट्स, कम मेहनत के रिजल्ट अच्छे चाहता है। मैं ये नहीं कहता कि कॉमर्स या अन्य विषयों में बगैर पढ़ाई के ही अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से साइंस में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और रिजल्ट्स मेहनत के बावजूद भी उतने अच्छे नहीं आ पाते। आज भी विद्यार्थी और पालक यानी पेरेंट्स विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम के लिए बहुत जो है कंसर्न रहते हैं। प्राथमिकता उनकी पहले तो वो यही चाहते हैं कि जो है हमारा बच्चे का जो रिज़ल्ट है इट शुड बी गुड, रिज़ल्ट उनको अच्छा दिखना चाहिए। तो शायद एक कारण ये हो सकता है। और फिर दूसरा, विज्ञान में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी लिमिटेड हुई हैं, जो कि ऐसा लगता है, लेकिन विद्यार्थियों को उसके बारे में
उतना आइडिया नहीं है। तो इसलिए एक आदर्श महाविद्यालय कैसा होना चाहिए? एक आदर्श महाविद्यालय में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से जो किसी भी कॉलेज की जो रीढ़ की हड्डी है वो वहाँ के शिक्षक हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, कॉलेज में डेडिकेटेड टीचर्स का, कॉम्पिटेंट टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और वो टीचर्स का स्टूडेंट से कम्युनिकेशन, दैट इज़ द मोस्ट फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यदि कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं लेकिन यदि वो विद्यार्थियों से उनकी बातचीत नहीं है, उन्होंने एक दीवार खड़ी कर रखी है विद्यार्थी और अपने बीच में, तो आई थिंक दैट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स विल नॉट बी फुलफिल्ड। तो सबसे मुख्य बात तो आदर्श महाविद्यालय की यदि करें तो कॉम्पिटेंट टीचर्स, नॉलेजफुल टीचर्स, और फिर उनका एटीट्यूड, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आजकल जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो सब ज़रूरी है, नो डाउट। एक अच्छा भवन होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, बढ़िया लैब होना चाहिए, लैंग्वेज लैब होना चाहिए। जी, ऑफ कोर्स लैंग्वेज लैब इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउअडेज, क्योंकि नई शिक्षा नीति में भी जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है, आजकल की जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें जो उसके फीचर्स मैं पढ़ता हूँ तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सीम टू बी मोर स्किल बेस्ड। मतलब जब विद्यार्थी महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करके निकलेगा तो वो कुछ न कुछ अपने साथ में स्किल्स लेके जाएगा। तो उसके लिए जो है कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा महत्व कम्युनिकेशन पे दिया गया है। और वैसे भी अब बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, it is very much essential that the student must be able to speak English, good English, हिंदी और अन्य भाषाओं पर भी उसकी यदि कमांड हो तो बहुत अच्छा है। आप नई शिक्षा नीति की बात कर रहे थे। नई शिक्षा नीति का बड़ा शोर है, कहा जा रहा है कि भाई नई शिक्षा नीति से पूरा एजुकेशन सिनेरियो बदल जाएगा। जी। बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, उनको स्किल डेवलपमेंट उसमें होगा, उनको स्किल सीखी जाएगी, वो पढ़ाई बीच में कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बड़ा भारी नई शिक्षा नीति को लेकर एक शिगुफा छोड़ा जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये भारतीय जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी वो तो लॉर्ड मैकाले ने बनाई थी और क्लर्क पैदा करती थी, लेकिन ये नई शिक्षा नीति जो है वो बच्चों को ज्ञानवान बनाएगी, सकारात्मक बनाएगी, वगैरह वगैरह। एक 25 साल का आपका अनुभव है, आप टीचर रहे हैं, पुरानी शिक्षा नीति भी देखी है, नई शिक्षा भी देखी है आपने, और क्या इस नई शिक्षा नीति से क्या परिवर्तन हो सकते हैं, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, पढ़ने में तो नई शिक्षा नीति के जो फीचर्स हैं बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है उसमें, जो एक पुरानी शिक्षा नीति में जो एक यानी कहना चाहिए जो एक बार था, जैसे कि जो साइंस वाला स्टूडेंट था वो कॉमर्स के विषय नहीं पढ़ सकता था, या आर्ट्स का विद्यार्थी था तो वो साइंस नहीं ले सकता था, या साइंस का विद्यार्थी कुछ आर्ट्स में यदि उसकी रुचि है तो वो नहीं पढ़ सकता था। वो पुरानी शिक्षा नीति की एक लिमिटेशन थी, और बहुत सारी अन्य लिमिटेशन भी हैं। पूरी शिक्षा नीति को तो हम अभी इसको डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है इस नई शिक्षा नीति में जो फीचर्स जो डाले गए हैं, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रदान की गई विषयों को पढ़ने की, जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो उसका फीचर है, इट लुक्स टू बी वेरी गुड। क्योंकि उसमें यदि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जैसे मैं स्वयं की बात करूं तो मैंने यद्यपि विज्ञान विषय से पीएचडी करी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी रुचि आर्ट्स के विषयों में भी रहा करती थी, लेकिन उस वक्त जो है जो शिक्षा नीति थी, पॉलिसी थी, उसमें कहीं आर्ट्स के सब्जेक्ट को पढ़ने की कोई स्कोप नहीं था। लेकिन आज विद्यार्थी के पास में ये सारे विकल्प मौजूद हैं। और इसके अलावा भी नई शिक्षा नीति में जो मुझे लगता है जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एक्सिट है, बीच में किसी कारण से आपकी पढ़ाई छूट गई तो आपको ये भय नहीं कि भाई मैं जो है इसी साल मेरे को कंटिन्यू करके डिग्री पूरी करनी पड़ेगी। आप जीवन में किसी भी वक्त यदि आपको लगता है कि अब उचित माहौल है वापस से पढ़ाई शुरू करने का, तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द फॉर फुलफिलिंग योर डिग्री। सर, एक महाविद्यालय को स्टूडेंट से क्या उम्मीदें रहती हैं, क्या अपेक्षाएं रहती हैं, और स्टूडेंट को महाविद्यालय से क्या उम्मीदें रहती हैं, क्या अपेक्षा रहती है, ये परस्पर वाइस वर्षा? बिल्कुल बहुत सही चीज़ आपने प्रश्न किया है। देखिए, एज ए टीचर मतलब आई कंसिडर, मतलब महाविद्यालय की तरह से मैं बताना चाहूँगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच कॉलेज एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट, कि
स्टूडेंट यदि कॉलेज में अपनी उपस्थिति रेगुलर दे दे तो मैं समझता हूँ कि उसका रिजल्ट्स भी सुधरेगा। और ये जो बात होती है कि हम केवल डिग्री होल्डर्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ये मात्र उसके कॉलेज रेगुलर आने से ये चीज़ें दूर हो जाएगी। क्योंकि विद्यालय और महाविद्यालय दोनों मेरे हिसाब से एक पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के केंद्र हैं। अनलेस द स्टूडेंट गिव्स देयर प्रेजेंस इन द स्कूल और कॉलेज, उसकी जो उसका पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हो सकता। घर बैठे आप ज्ञानवान बन सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, नेट से आप बहुत सारी नॉलेज आप गेन कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट चेंज योर पर्सनालिटी, यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म योर पर्सनालिटी। तो उसके लिए तो आपको सोसाइटी में आना ही पड़ेगा। सोसाइटी मतलब महाविद्यालय में आपको आना ही पड़ेगा, वेयर ही और शी विल फाइंड अदर फेलो स्टूडेंट्स। ये तो महाविद्यालय की अपेक्षा हुई। जी जी। छात्र की क्या अपेक्षा रहती है महाविद्यालय से? छात्र अनफॉर्चुनेटली आजकल स्टूडेंट्स गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू द ग्लिटरिंग बिल्डिंग्स। उनको वो कॉलेज अच्छा लगता है जिसमें कि चमकदार बिल्डिंग हो, 5 स्टार कॉलेज चाहिए, 5 स्टार कॉलेज उनको चाहिए, उनको फैसिलिटीज बड़ा भारी रिसेप्शन होना चाहिए। मोरोवर एक चीज मैं आपको और बताऊं, आजकल स्टूडेंट्स आने के पहले बिफोर दे टेक एडमिशन दे आस्क अस कि साहब प्लेसमेंट का क्या है, वेदर योर कॉलेज प्रोवाइड्स प्लेसमेंट और नॉट। तो कई बार मुझे बड़ी आश्चर्य और हंसी भी आती है कि यही अभी 12th पास हुए हैं और अभी आप जो है अभी से आप एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं। आप पहले कॉलेज तो रेगुलर अपनी उपस्थिति दीजिए, साल 2 साल कॉलेज आइए, अपने आप को उस तरीके से अपनी स्किल्स बढ़ाइए, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाइए। मोरोवर जब हम प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो कई छात्र जो है उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं और गिने चुने छात्र जो कंपनी सिलेक्ट भी करती है तो वो उसको कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं। फिर वो सर वो पैकेज समझ में नहीं आता ना, आज के सबको 6 डिजिट में पैकेज चाहिए। जी, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि पैकेजेस इस तरीके से आप IIT IIM को छोड़ दीजिए, वहाँ पर तो इतनी घिसाई होती है कि वहाँ पर 6 डिजिट पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल कॉलेजेस के स्टूडेंट को धीरे धीरे ही जीवन में जो है ये अपेक्षा रखनी चाहिए कि वो आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि आपके महाविद्यालय की USP क्या है? किन बातों पर आपका महाविद्यालय जाना जाता है, किन बातों के लिए, और किन बातों पर आपका महाविद्यालय जोर देता है? अगर मैं सीधे शब्दों में सवाल करूं तो आपके महाविद्यालय की विशेषताएं क्या है? बिल्कुल, सबसे स्पष्ट रूप से तो मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि शहर में बहुत सारे महाविद्यालय हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। उनके जो पैट्रन्स हैं, सम ऑफ देम आर इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ जो है व्यापारी वर्ग का समूह जो है कॉलेज चला रहे हैं। लेकिन जैन दिवाकर महाविद्यालय को चलाने वाले यानी एक तरीके से उसके पैट्रन और उसके मालिक स्वयं एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ जी। बड़ा भारी शिक्षा का नाम है, कुलपति रहे हैं, ही हैज बीन वाइस चांसलर और बड़े एडिशनल डायरेक्टर रहे, उज्जैन प्रभावी कुलपति रहे, इंदौर संभाग के एडिशनल डायरेक्टर रहे, होलकर साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। तमाम प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव दोनों हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जैन दिवाकर के लिए जो है एक बहुत बड़ी सौगात है कि सर स्वयं उसकी जो है देखरेख करते हैं। और हिज एडवाइस बेसिकली ऑन लर्निंग, सर का जो एज ए डायरेक्टर जो उनके गाइडेंस रहती है वो हमेशा लर्निंग पे फोकस रहता है, कम्युनिकेशन का जैसा आपने बताया। अच्छा, बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं लर्निंग के लिए वो सारी महाविद्यालय में मौजूद हैं। और जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स दैट वी हैव अपॉइंटेड, वो दे ऑल आर कॉम्पिटेंट, क्वालिफाइड। और साथ ही एज ए प्रिंसिपल मेरा फोकस हमेशा, जो मैं टीचर्स को कहता हूँ जो मेरे अंडर में काम करते हैं, दैट देयर शुड बी ए डायलॉग इन द क्लास, देयर शुड नॉट बी ए वन वे ट्रैफिक कि टीचर जाके जो भी उसको उसने 30-40 मिनट का लेक्चर प्रिपेयर किया है वो सीधे जाके जो है बच्चों पर सीधे उड़ेल दे एक तरीके से। देयर मस्ट बी ए डायलॉग इन द क्लास, लेट द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व। लर्निंग, आई बिलीव इट इज़ ए, यू कैन नॉट लर्न अनलेस यू टॉक। आप जब तक पूछेंगे नहीं तब तक, मतलब स्टूडेंट्स जब तक पूछेंगे नहीं और जब तक टीचर ये स्कोप नहीं देगा स्टूडेंट्स को पूछने का,
तब तक लर्निंग विल नॉट बी डन, वो लर्निंग अनफुलफिल रहेगी। कौन कौन से कोर्स आपके महाविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं? हमारे यहाँ पर सब ऑलमोस्ट एवरी कोर्स वी हैव, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट। कॉमर्स में बीकॉम, एमकॉम। कॉमर्स में बीकॉम, एमकॉम, बीकॉम विद कंप्यूटर, एमकॉम, yes, all branches, all अकाउंट्स, सब variations in एमकॉम मैनेजमेंट, एमकॉम जी, ऑल। जी, टैक्स वगैरह ये सब हैं। और इधर फिर साइंस में वी हैव गॉट कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, these all courses we have। और इधर एमएससी भी है, एमएससी टेक्नोलॉजी। आर्ट साइड्स में, आर्ट साइड में बीए इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, और रिसेंटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो उसकी स्वीकृति हो चुकी है, तो इस वर्ष से वो भी शुरू हो जाएगा। और इस साल से हम एमबीए वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, मैनेजमेंट में एमबीए वी हैव स्टार्टेड, एंड वी आर आल्सो ब्रिंगिंग एलएलबी, लॉ में भी अब जैन दिवाकर के जो है कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं, तो इसमें बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, मतलब पूरा एक गुलदस्ता है जी जी शिक्षा का, गुलाब का, मोगरे का, चमेली का, चंपे का, सबका फूल है आपके पास। इट्स लाइक ए मिनी यूनिवर्सिटी यू कैन से। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो है कॉलेज में शुरू हो चुके हैं। मैं अब ये आपसे, चूंकि आप इतने वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, प्राचार्य हैं, जी जी, एजुकेशन की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में, और एजुकेशन में क्या सुधार आपको और लगता है कि होना चाहिए, और जो एजुकेशन इस वक्त दी जा रही है वो कितनी सही है? 3 सवाल में मैंने एक ही सवाल कर लिया है। जी, सबसे पहले तो आपने जो मेरे सबसे बढ़िया प्रश्न जो मुझे लगा कि एजुकेशन की डेफिनेशन, ये जो मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जो इसको बताना चाहूँगा, उसमें मैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो एजुकेशन की जो परिभाषा दी है, एंड दैट इज़ इन इंग्लिश, लेकिन मैं उसका जो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे दर्शक अंग्रेजी समझते हैं। जी 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 जी। According to that definition, that education is the manifestation of perfection already present in the human being। स्वामी जी ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है ये मैनिफेस्टेशन यानी कि प्रकटीकरण है। अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलॉसफी, हर व्यक्ति में, हर ह्यूमन बीइंग में कुछ न कुछ पोटेंशियल है, हर व्यक्ति में है। एजुकेशन का काम यही है, जो एजुकेटर हैं उनका काम यही है कि व्यक्ति के या ह्यूमन बीइंग के या विद्यार्थी के उस हिडन पोटेंशियल को, उसकी उस छिपी हुई योग्यता या प्रतिभा को पहचान के उसको सामने उसका प्रकटीकरण, उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रस्फुटीकरण हो, और उसके बाद में उसका जो है उसका नॉरिशमेंट हो, तब जाके जो है वो एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। और जो मैं नई एजुकेशन, आज की एजुकेशन ये कर पा रही है? नहीं, जो मैं नई एजुकेशन पॉलिसी का जो आपका प्रश्न था, उसमें जो मैंने जो फीचर्स पढ़े हैं उसको देख के ऐसा लगता है एट प्रेजेंट, हालांकि इट विल टेक टाइम टू रियली नो वेदर वो चीज़ जो होना चाहिए वो हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन उसमें ये ऐसा ज़रूर है कि जो हिंदुस्तानी संस्कृति रही है, हिंदू संस्कृति, प्राचीन हिंदू संस्कृति जिसमें गुरु शिष्य परंपरा और हम इस प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं, तो उसमें ये थोड़ा सा जिस प्रकार से आजकल गीता और रामचरितमानस को भी उसमें शामिल किया गया है, तो कहीं ना कहीं प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा और हिंदू संस्कृति फिर से लौटेगी यदि इसके ऊपर गंभीरता से, यदि सभी लोगों ने यदि उसको एक्सेप्ट किया और उस पर पूरा ध्यान दिया, तो ऐसी उम्मीद है कि जो है ये इस प्रकार से जो है वापस हम उस शिक्षा पद्धति को जो है हम सफल होते हुए देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रिवेदी, आपका एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। जैन दिवाकर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अपूर्व त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ बताया कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बहुत गुंजाइश है अपने मानवीय विकास करने का, और जैन दिवाकर महाविद्यालय अपने स्तर पे बहुत सारे कोर्स करा रहा है। एक तरह से जैसे कि उन्होंने कहा कि जैन दिवाकर महाविद्यालय को आप मिनी यूनिवर्सिटी मान सकते हैं। ऐसा कौन सा विषय है जो जैन दिवाकर महाविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता? अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं, कला के विद्यार्थी हैं, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट और लॉ के विद्यार्थी, यहाँ तक कि अगर आप पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, तो जैन दिवाकर महाविद्यालय आपको एक पूरा पैकेज देता है, और एक पूरी शिद्दत के साथ वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स हैं जो आपको मदद करेंगे, मार्गदर्शन देंगे आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा को समझने के लिए, और शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, अपने चारित्रिक और सामाजिक और आर्थिक विस्तार करने के पूरे अवसर
जैन दिवाकर महाविद्यालय में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके मंच पर खड़े होकर, जिसकी डाइविंग सीट पर खड़े होकर आप एक ऐसी लंबी छलांग लगा सकते हैं जहां पे सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि स्काई इज द लिमिट। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।